तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। संकुलन की प्रवृत्ति। संकुलन की प्रवृत्ति थोड़ा अलग है, थोड़ा सा ही जानना है। वास्तव में संकुल बनाने की प्रवृत्ति डी ब्लॉक तत्वों की होती है, संक्रमण तत्वों की। लेकिन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के भी कुछ तत्व संकुल का निर्माण करते हैं। कम मात्रा में करते हैं, लेकिन करते हैं। तो इनसे बनने वाले जो मेन संकुल हैं वो क्राउन ईथर है। क्राउन ईथर का मतलब होता है कि ये बहुत सारे ईथर, पॉली ईथर ग्रुप होते हैं। वो एक बड़ा चक्रीय संरचना बना लेते हैं जिसके बीच में हमारा एस ब्लॉक का तत्व या कोई छोटा धातु आयन आराम से फिट हो सकता है। एक दिया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ इस तरीके का एक यौगिक है, ठीक है ना। तो अगर आप नोटिस करें तो इसमें क्या है, ये जो ऑक्सीजन के साथ बने हुए बंध हैं ये ईथर बना रहे हैं। और यहां आपका के प्लस आयन या छोटा लिथियम आयन आराम से फिट हो सकता है। इस तरह के यौगिकों को हम क्राउन ईथर के नाम से जानते हैं। क्राउन का मतलब होता है मुकुट, किरीट। तो ये मुकुट जैसी दिखने वाली संरचनाएं हैं, इसलिए क्राउन ईथर। अब इसके नाम में एक खास बात होती है। पहले हम लिखते हैं कि इस पूरे चक्र को बनाने में कितने परमाणु, कितने कोने भाग ले रहे हैं। तो देखो यहां से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका नाम होगा 18 क्राउन, क्योंकि 18 परमाणु इस चक्र को बनाने में भाग ले रहे हैं। अब 18 क्राउन के बाद कितने ऑक्सीजन इस चक्र में है, तो 1 2 3 4 5 6, 18 क्राउन 6। तो आप चूंकि इसमें बीच में पोटेशियम है तो पोटेशियम 18 क्राउन 6 लिख सकते हैं। लिथियम हो तो लिथियम 18 क्राउन 6 लिख सकते हैं। इस तरह से सोडियम होने पे सोडियम लिख सकते हैं। और छोटे भी बनते हैं ना, ध्यान रखना। ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना ही बड़ा बनेगा, जैसे कुछ इस तरीके से बन सकता है। और ये लिथियम यहां जुड़ गया। तो इस तरीके से ये क्या बनाते हैं, संकुलों का निर्माण करते हैं। ठीक, अब इसका नाम क्या होगा भाई, देखो यहां से नंबर डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये हो गया 12 क्राउन। और कितने ऑक्सीजन है, 4, 4। तो लिथियम 12 क्राउन 4 संकुल। इस तरीके से 2 3 उदाहरण आप दे सकते हैं। फिर बेरेलियम भी कई संकुल बनाता है। इसके अलावा कुछ खास संकुल आपके जीवन से संबंधित यौगिकों में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल, आपको पता है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का संकुल पाया जाता है। मैग्नीशियम +2 आयन यहां 4 पोरफायरिन रिंग्स से घिरा होता है। तो अगर हम इसको देखें तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। दो जगह हम इसमें उपसहसंयोजक बंध और दो जगह सिंपल बॉन्ड बनाएंगे। अब ये 4 नाइट्रोजन से आप देखिए कैसे संरचनाएं बन सकती हैं।
तो इस तरीके से ये एक पोरफायरिन रिंग है। इससे इसको चारों तरफ आप बना सकते हैं, और बड़ी संरचनाएं हैं। तो ये संरचनाएं आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा बुक में, है ना। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस के बारे में। आपको ज्यादा जानना नहीं है। आते हैं सीधे एस खंड तत्वों के जैविक तंत्र में कार्य। किसी का माइक ऑन है बेटा, ऑफ कर लेंगे। जैविक तंत्र, जीवन में, लाइफ में एस ब्लॉक के तत्वों का क्या योगदान है। देखो बहुत सारे तत्व बहुत काम के हैं, जिसमें पोटेशियम है, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। आपको पता है ना, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। एक उम्र के बाद ज्यादातर लोग कैल्शियम की दवाएं ले रहे होते हैं ताकि हड्डियां मजबूत बनी रहें। ठीक है, आपको अगर कभी फ्रैक्चर हो जाता है, कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए या प्लास्टर लगा दिया जाता है, तो डॉक्टर कैल्शियम की दवा देता है। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैग्नीशियम, मैंने बता दिया, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सोडियम और पोटेशियम हमारे तंत्रिकीय आवेग के संचरण में मदद करते हैं। तंत्रिकीय आवेग के संचरण में मदद करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो कोशिकाओं के अंदर, यानी न्यूरॉन कोशिकाओं के अंदर पोटेशियम ज्यादा और सोडियम कम होता है। तो वास्तव में ये न्यूरॉन की कोशिकाएं हैं जहां सोडियम की मात्रा अंदर की ओर ज्यादा, सॉरी, पोटेशियम की मात्रा अंदर ज्यादा और सोडियम की मात्रा बाहर ज्यादा होती है। जब हम किसी चीज को टच करते हैं, जब आपको कोई टच करता है, तो न्यूरॉन की पारगम्यता बदल जाती है। ये बायो में आप डिटेल में पढ़ेंगे, मैं केवल हल्के से बता रहा हूं। पारगम्यता बदलने से क्या होता है कि सोडियम अंदर आ जाता है और पोटेशियम बाहर चला जाता है। अब ये डिस्टर्ब हो गया। अब डिस्टर्ब हो गया तो इसको फिर से पुरानी स्थिति में वापस लाना है। पुरानी स्थिति में वापस लाने के लिए ऊर्जा खर्च होती है। एक एटीपी का अणु जब टूटता है तो वो क्या करता है, वो बाहर दो सोडियम को बाहर ले जाता है और एक पोटेशियम को अंदर लेके आता है। तो इस तरीके से आवेग के संचरण में या तंत्रिकी तंत्र में आवेग संचरण में आप नोटिस करेंगे तो सोडियम और पोटेशियम आयनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसको आप किस रूप में पढ़ेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में आपको नहीं दिया हुआ है। अगर बायो में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को या अगली किसी क्लास में इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई खास परेशानी नहीं है। तो इस चैप्टर में इतना ही बताना था। कभी कभी जैविक तंत्र में कार्य आ जाता है। अब इस चैप्टर में आपको तैयार क्या करना है, तो सबसे पहले तैयार करेंगे दोनों समूह के तत्वों के नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा आप तैयार करेंगे लिथियम और बेरिलियम का असामान्य व्यवहार। तीसरा आप तैयार करेंगे विकर्णी संबंध। ठीक। चौथा, इनके बारे में, कुछ यौगिकों के बारे में। तो अनसॉल्व्ड पेपर है आपके पास, उसको प्रिपेयर कीजिए। ठीक है ना। जैसा कि आदेश आया है, अब पता नहीं क्यों ऐसा आदेश आया है कि 30% कोर्स ऑनलाइन कराना है, बाकी पुराने तरीके से कराना है। पुराने तरीके से मतलब क्लास लगा के करना है। अब दिक्कत यह है, क्लास लगाने के लिए अभी आदेश ही नहीं आया है, तो बड़ी परेशानी स्थिति है। तो अभी तो हम ऑनलाइन ही चल रहे हैं जब तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल वगैरह के लिए देखिए अलाउ करेगा तो जैसा होगा फिर नियम के हिसाब से चलेंगे। तो ये चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। एक चैप्टर बीच का छूट गया है, हाइड्रोजन आबंध, छोटा सा चैप्टर है, इसके बाद उसको कवर करेंगे। ठीक है। और पी ब्लॉक चैप्टर जैसे ही हम पढ़ के खत्म करेंगे आपका उत्कृष्ट गैसें, और फिर ये पूरा पेपर ही खत्म हो जाएगा। तो पढ़िए, दिवाली का टाइम है, आराम से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। दिल्ली वगैरह में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, 8,500 9,000 केस पर डे आ रहे हैं दिल्ली में, है ना। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, तो आप लोग भी ध्यान रखिए अपना, और मास्क तो लगा के ही रहिए। बिल्कुल मास्क और हाथ धोना बिल्कुल बंद मत कीजिए।
चाहे गवर्नमेंट बोले चाहे ना बोले, जब तक दवाई नहीं आ जाती तब तक आपकी जान आपके हाथ में है। ठीक, इसको ध्यान रखिए। किसी को कुछ पूछना है बेटा तो पूछ सकता है। और आप लोगों को भी वेबिनार में अलग से रजिस्ट्री करना पड़ेगा ना, ये इस क्लास में एंट्री है। इसी ऐप में आपको अलग से ऐप डाउनलोड नहीं करना है। जो वेबिनार का मैंने आप लोगों को एड्रेस दिया हुआ है, बस उस एड्रेस पे जाके आप अप्लाई कर देना है, मैं ज्वाइन करवा लूंगा। तो 17 को वेबिनार है, ओरिएंटेशन ऑफ लाइब्रेरी। ओरिएंटेशन का मतलब होता है लाइब्रेरी का क्या स्कोप है, लाइब्रेरी के क्या क्या काम हो सकते हैं और उसको आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ लाइब्रेरी की आदत छूट गई है लोगों की। तो आप लोग जब क्लासेस प्रॉपर शुरू हो जाएं तो लाइब्रेरी का भरपूर यूज कीजिए। जितना पढ़ेंगे उतनी जानकारी आपको मिलेगी। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं बिल्कुल। बताइए। अरे भाई, कोई कुछ जानना चाहेगा, किसी को कुछ दिक्कत है? हाँ। क्यों नहीं कर पा रहा है बेटा? अच्छा, सेंट्रलाइज नहीं हो पाया। देखो, अभी आदेश निकला हुआ है हम लोगों को कि अगर जिन जिन महाविद्यालयों में शिक्षक नहीं है, जैसे आपके महाविद्यालय में विज्ञान का सिर्फ मैं एक शिक्षक हूँ, है ना, और हिंदी की क्लासेस आपकी दिवाली के बाद शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो फाउंडेशन कोर्स हिंदी का शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी टीचर है आपके यहाँ। 3 दिन आप लोगों का फाउंडेशन होगा और 3 दिन बीए वालों का होगा। और रह गई बात इसकी, क्या बोलते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की। तो बाकी सब्जेक्ट के लिए लीड कॉलेज से बात चल रही है हमारी, शायद दिवाली के बाद आप लोगों को उसके लिंक भी भेजे जाएंगे। अदरवाइज मैं देखता हूँ कि इसमें ज्वाइन कराने का क्या तरीका है ना, क्योंकि हम लोगों को कोई आदेश नहीं आया है अभी तक कि कैसे करवाना है बच्चों को, कैसे। ऊपर बैठे लोग ये क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई जहां बच्चे नहीं है वहां पे कम से कम यूट्यूब का ही लिंक दे देते, बच्चे देख लेते। नहीं नहीं, देखो, अभी अभी की स्थिति में जो मिल जाए उसका उपयोग करें। लाइव क्लास की व्यवस्था की जा रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं की जा रही है। पर चूंकि महाविद्यालय में जो टीचर्स हैं हर जगह बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि है, लगभग सभी महाविद्यालय में कमी है इसकी, है ना। तो ऐसे में अगर आप उम्मीद करें कि लाइव क्लासेस मिल ही जाएंगी तो फिर बड़ी मुश्किल स्थिति है। तो अगर आपको यूट्यूब पे कंटिन्यू क्लासेस मिल रही हैं तो उसका लिंक बल्कि ग्रुप में शेयर कर दीजिए, बाकी लोगों का कुछ तो हो जाए। जब लाइव क्लास होगी तो लाइव ज्वाइन कर दीजिए। अच्छा, अलग अलग टॉपिक मिल रहा है ऐसा है ना, आधा ये तो आधा वो, उसमें भी पूरा नहीं है। और वो सब उससे बना पढ़ाए होंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हाँ, तो एक और है आपका, चेक करके देख सकते हैं। cgschool.in पे जब आप जाएंगे ना, तो वहां कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, वो ऑलरेडी चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, है ना। तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, कम से कम तब तक कुछ तो तैयारी हो जाएगी, क्योंकि याद रखिए मार्च के सेकेंड या लास्ट वीक से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और दिसंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका एक परीक्षा होगी, मतलब ये जैसे असेसमेंट होता है ना अपना, उस तरह का होगा, तिमाही परीक्षा जैसा। और फरवरी में छमाही परीक्षा जैसा होगा, जनवरी लास्ट फरवरी में, ठीक है ना। तो इसको कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, और किसी को बेटा कुछ पूछना? तो चलिए, दिवाली की शुभकामनाएं, अच्छे से मनाइए, ज्यादा पटाखे उठाके मत फोड़िए। और
अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए जितना हो सके, क्योंकि ठंड का टाइम है, ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आपके यहाँ अभी कोई पता नहीं सरकार क्या ध्यान दे रही है क्या नहीं, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा कीजिए आप लोग।